5 जून 2023 के हैदराबाद के एक पुलिस थाने में एक मंदिर का पुजारी अपने भांजी के गायब होने का शिकायत दर्ज करवाता है। इस मामले में जांच आगे बढ़ती है तो कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड खुलासे होने शुरू होते हैं तो पुलिस वाले भी शॉक्ड रह जाते हैं। कुछ अपने ही लड़की के दोषी निकलते हैं। पूरा मामला अवैध संबंध, झूठ और धोखाधड़ी का निकलता है। खुलासे के बाद रिश्ता भी शर्मसार होता है और अंत में खुलासे के बाद तो लड़की के साथ हुए हादसे को एक्ट ऑफ कर्मा का नाम देने तक लगते हैं। तो आखिर क्या है इस कुरुंगती अप्सरा मर्डर केस की पूरी कहानी? लड़की के साथ क्या कुछ हुआ था और आखिर लड़की ने ऐसा क्या कुछ किया इसे मरने के बाद लोग इसको कर्मा का नाम देने लगे? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि ये मामला पहली बार 5 जून 2023 को पुलिस के सामने आता है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी जब अपने अपने काम में बिजी थे तभी शरीर पर सफ़ेद वस्त्र धारण किए और माथे पर तिलक लगाए एक व्यक्ति थाने के अंदर दाखिल होता है। पुलिस वालों को ये अपना नाम अय्यागरी साई कृष्णा बताता है। इसकी उम्र 36 साल थी। पुलिस वालों के सामने अय्यागरी बताता है कि 2 दिन पहले यानी 3 जून रात को शमशाबाद इलाके में मैंने अपनी 30 साल की भांजी कुरुंगती अप्सरा को अपने कार से ड्रॉप किया था। उसे अपने दोस्तों से मिलने के लिए भद्राचलम जाना था। मैं अपनी भांजी को वहां से ड्रॉप करके अपने घर चला गया। उसके थोड़ी ही देर बाद जब अपने भांजी के फ़ोन पर कॉल करने का प्रयास किया तो मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। यहाँ तक कि काफ़ी इंतज़ार के बाद भी उसका मोबाइल स्विच ऑन नहीं हुआ। कई दोस्तों से भी उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की मगर उसके दोस्तों ने बताया कि अप्सरा के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के सामने अय्यागरी साई कृष्णा खुद हैदराबाद के सरूनगर इलाके के एक मंदिर का पुजारी बताता है। मामला एक लड़की के गायब होने का था, इसलिए पुलिस वाले भी तुरंत हरकत में आ जाते हैं और मामला दर्ज होते ही जांच पड़ताल शुरू की जाती है। पुलिस के सामने अय्यागरी ने बयान दिया था कि आखिरी बार अप्सरा उसी के साथ कार में बाहर गई थी। इसलिए पुलिस वाले इस बात को कंफर्म करने के लिए अप्सरा की मां से पहले मिलते हैं और पूछते हैं कि आखिरी बार क्या अप्सरा अय्यागरी के साथ ही बाहर गई थी। अप्सरा की मां पुलिस वालों के बात पर सहमति जताती हैं। जैसा कि पहले अय्यागरी ने बयान दिया था, 3 जून के रात ही अपनी भांजी को शमशागरी इलाके में ड्रॉप किया था। वहां से अप्सरा को भद्राचलम जाना था जहां पर उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। इसलिए पुलिस वाले अप्सरा के पिकअप लोकेशन से लेकर अय्यागरी द्वारा बताए गए अनुमानित ड्रॉप लोकेशन को लेकर मार्क किया। अब इस बीच एक सीसीटीवी कैमरा खंगालने का फैसला किया जाता है। अय्यागरी द्वारा बताए गए ड्रॉप लोकेशन और पिक की दूरी 21 किलोमीटर के आसपास थी। शुरुआती जांच में ही पुलिस वालों को पता चलता है कि इन 21 किलोमीटर के बीच में सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। लड़की का पता लगाने के लिए ज़रूरी था कि पुलिस वाले एक सीसीटीवी कैमरा का अच्छे से जांच करें और पुलिस वाले ऐसा करते भी हैं। जांच की शुरुआत सबसे पहले अप्सरा के घर के पास मिले सीसीटीवी से होती है। जब इस सीसीटीवी कैमरे की जांच होती है तो उसमें अप्सरा अपने मामा अय्यागरी के साथ जाती हुई दिखाई देती हैं। इस तरह अय्यागरी का ये बयान तो सही पाया जाता है कि आखिरी बार अप्सरा उसके साथ घर के बाहर गई थी। अब पुलिस वालों को बताए गए ड्रॉप लोकेशन के आसपास सीसीटीवी कैमरे की जांच होती है। इस इलाके के कई सीसीटीवी फुटेज पुलिस वाले छान मारते हैं मगर एक भी फुटेज में
अय्यागरी अपने कार से अप्सरा को ड्रॉप करते हुए नजर नहीं आता है। पुलिस वाले अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए अय्यागरी द्वारा बताए गए लोकेशन से और आगे जाकर आसपास के इलाकों में भी जांच करते हैं, मगर कहीं से भी इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि अय्यागरी ने अपनी कार से अप्सरा को ड्रॉप किया है। जब कहीं से भी अप्सरा के ड्रॉप लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं मिलती है तो पुलिस वाले फिर से ही अय्यागरी से पूछताछ करने का फैसला करते हैं। जब इस मामले में दोबारा से अय्यागरी से पूछताछ की शुरुआत होती है तो पुलिस के सामने वो हड़बड़ा सा जाता है और दूसरी ड्रॉप लोकेशन के बारे में बताने लगता है। मतलब कि अय्यागरी ने अब अपना बयान बदलना शुरू कर दिया था। जब अय्यागरी ने अपना बयान बदलने लगता है तो पुलिस वालों को इस पर शक होना शुरू हो जाता है। अब पुलिस वाले गहराई से अय्यागरी से पूछताछ करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे पुलिस वालों की पूछताछ आगे बढ़ती है, अय्यागरी पुलिस वालों को नई नई कहानियां सुनाने लगता है और लगातार अपने बयान बदलने लगता है। मगर ऐसा लंबे समय तक नहीं चल पाता है क्योंकि पुलिस वाले अपना तरीका अपनाना शुरू कर देते हैं। तो अय्यागरी सब कुछ सच सच बताना शुरू कर देता है। पुलिस के सामने जब अय्यागरी मामले की सच्चाई को बताता है तो हर कोई शॉक्ड रह जाता है। अय्यागरी पुलिस वालों को बताता है कि उसने अपनी भांजी अप्सरा को कहीं भी ड्रॉप नहीं किया था, बल्कि उसने उसे मार दिया है। पुलिस वालों के सामने अय्यागरी बयान देता है कि 3 जून की रात घूमने जाने की बहाने से वो अपनी भांजी अप्सरा को कार में बैठाता है, फिर उसे शमशाबाद के एक बेहद ही सुनसान इलाके में पहाड़ी के ऊपर ले जाता है। यहाँ इन दोनों में किसी बात को लेकर बहस होती है और यहीं पर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर अय्यागरी अपनी भांजी के मुंह पर जोर से मार देता है। एक बार नहीं बल्कि लगातार अय्यागरी अपनी भांजी के मुंह पर मारते रहता है और उसे कुचलकर मार देता है। अपनी भांजी को मारने के बाद अय्यागरी को लाश ठिकाने लगाने की चिंता होने लगती है, इसलिए पहले तो वो लाश को एक प्लास्टिक में लपेटता है और अपनी कार की डिग्गी में रखकर एक ऐसी जगह की तलाश करता है जहां लाश को जलाया जा सके। इस तलाश में वो एक और सुनसान जगह पे पहुंचता है और अपनी कार खड़ी करके लकड़ी की तलाश में लग जाता है, मगर उसे एक लाश को जलाने लायक लकड़ी नहीं मिलती है। इसके अलावा उसे एक पकड़े जाने का डर सताने लगता है, इसलिए वो अब लाश को जलाने का अपना फैसला बदल देता है और अब दूसरे तरीके से लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाने लगता है। लाश को गाड़ी के ही डिग्गी में रखकर वो उसे कुछ देर तक अपने घर के ही पार्किंग में खड़ी रखता है और मौका मिलते ही कार लेकर उस मंदिर के पीछे चला जाता है जहां वो पुजारी के तौर पर काम किया करता था। इस मंदिर के पीछे मंडल रेवेन्यू एक दफ्तर था। दफ्तर के पास एक बड़ा सा मैन होल था। जब चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है तो अय्यागरी अपनी कार को इसी मैन होल के पास लेकर जाता है और मौका पाते ही अप्सरा की लाश को इसी मैन होल में डालकर और मौका पाते ही बंद कर देता है। कोई कभी भी इस लाश तक ना पहुंच पाए, इसलिए अय्यागरी 2 ट्रक मिट्टी भी उस मेन होल के ऊपर भी डलवा देता है। हालांकि 2 ट्रक मिट्टी डालने के बावजूद अय्यागरी नोटिस करता है कि थोड़ी थोड़ी बदबू मैन होल से बाहर आ रही है, इसलिए वो मिट्टी हटाकर पहले मेन होल के ऊपर सीमेंट का प्लास्टर चढ़ा देता है, फिर उसे मिट्टी से ढक देता है। अब अय्यागरी को लगने लगता है कि उसने सही जगह लाश को ठिकाने लगा दिया है और वो कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। हालांकि एक समस्या थी कि उसकी बहन जानती थी कि अप्सरा को आखिरी बार अय्यागरी ही ले गया है। ऐसे में वो पुलिस को शिकायत कर सकती थी, इसलिए किसी को शक ना हो, इसलिए अय्यागरी पुलिस के पास खुद जाकर भांजी के गायब होने की
शिकायत दर्ज करा देता है, मगर उसकी ये चालाकी काम नहीं आती है और पुलिस के सामने उसका झूठ पकड़ा जाता है। अब पुलिस वाले हत्या की मोटिव का पता लगाने का फैसला करते हैं। जब पुलिस वाले अय्यागरी से हत्या के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो अय्यागरी कुछ और चौंका देने वाला खुलासा करता है। अय्यागरी के खुलासे के मुताबिक अप्सरा और अय्यागरी पिछले काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। देखते ही देखते दोनों का प्यार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के बेहद ही करीब आ जाते हैं। और एक दिन उसे पता चलता है कि अप्सरा गर्भवती हो गई हैं। प्रेग्नेंट होने की बात जब सामने आती है तो अप्सरा अय्यागरी पर दबाव बनाने लगती है, अब ऐसे नहीं चलेगा, बल्कि जितनी जल्दी हो तुम मुझसे शादी कर लो। मगर अय्यागरी के सामने समस्या ये थी कि उसकी कई साल पहले ही शादी किसी दूसरी लड़की से हो गई थी और उसके 2 बच्चे भी थे। ये बात अप्सरा भी जानती थी, इसलिए वो लगातार अप्सरा को समझाने की कोशिश करता है। इस पे अप्सरा कहती हैं कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो, क्योंकि अप्सरा और अय्यागरी का पहले से ही एक रिश्ता था। इसलिए अप्सरा की लाख जिद के बावजूद अय्यागरी शादी के लिए मना करता रहता है। इस बीच अय्यागरी के समझाने के बाद अप्सरा अपना अबॉर्शन करवा लेती हैं। अबॉर्शन के बाद भी वो लगातार अय्यागरी पर शादी का दबाव बनाती रहती हैं। इसी के बाद अय्यागरी खौफनाक प्लान बनाना शुरू कर देता है और फिर 3 जून की रात आखिरी बार लॉन्ग ड्राइव के बहाने अप्सरा को लेकर घर से बाहर निकलता है। फिर उसे एक पहाड़ी पर ले जाता है। यहाँ वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो चाहकर भी उससे शादी नहीं कर सकता है और यहाँ भी अप्सरा कुछ समझने के लिए तैयार नहीं होती हैं। अय्यागरी के मुताबिक जब अप्सरा किसी भी तरीके से समझने के लिए राजी नहीं होती हैं तो वो एक बड़ा सा पत्थर उठाकर अप्सरा के चेहरे पर मार देता है और वो लगातार हमले करके तब तक अप्सरा को मारता है जब तक कि उसकी जान निकल नहीं जाती है। इस खुलासे के बाद अय्यागरी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया जाता है। पुलिस जांच में अय्यागरी का इंटरनेट सर्च पुलिस के सामने आता है, जिससे पता चलता है अप्सरा की हत्या करने से पहले इंटरनेट पर सर्च किया था हाउ टू किल ह्यूमन बीइंग। आगे कुछ दिनों के पूछताछ के बाद पुलिस वाले इस केस का खुलासा करते हैं। एक मामा भांजे के अवैध रिश्ते और सुर्खियां बटोरने का खुलासा करते हैं और आसपास के राज्यों के अखबारों में भी इस खबर को कवर किया जाता है। और जब ये खबर तमिलनाडु पहुंचती है तो अप्सरा से जुड़े एक बेहद ही हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। दरअसल ये खबर मीडिया के जरिए तमिलनाडु में रहने वाली धनलक्ष्मी नाम की एक महिला के पास पहुंचती है, तो मीडिया वालों के सामने एक चौंका देने वाला खुलासा करती हैं। दरअसल वो बताती हैं कि अय्यागरी ने जिस लड़की की हत्या की है वो उसकी बहू है और बहू के चलते उसके बेटे ने आत्महत्या कर ली थी। आगे इस मामले में पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि कुछ साल पहले ही अप्सरा की शादी कोयम्बटूर रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्तिक राजा से हुई थी। कार्तिक राजा एक बड़ी कंपनी में काम करता था, जहां उसे सैलरी के तौर पर अच्छा खासा पैसा मिल रहा था। कार्तिक के मां के अनुसार शादी के बाद अप्सरा की मां अरुणा भी अपनी बेटी के यहां रहने चली आती हैं। अब दोनों माँ बेटी मिलकर कार्तिक के पैसों पर मौज करना शुरू कर देती हैं। ये लोग आए दिन 5 स्टार होटल में जाकर खाना खाने लगते हैं। रोजाना कार्तिक पर शॉपिंग करने का दबाव बनाने लगते हैं। इसके अलावा अप्सरा और उसकी मां कार्तिक के पैसों पर हमेशा महंगी महंगी ज्वेलरी खरीदना शुरू कर देती हैं। ये बात सच थी कि कार्तिक अच्छा पैसा कमा रहा था, मगर जब कार्तिक की बीवी और उसकी सासू माँ बेतहाशा पैसा खर्च करने लगती हैं
तो कार्तिक की भी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती है और फिर वो अपनी सासू माँ और बीबी की शौक को पूरा करने के लिए 25 लाख का लोन ले लेता है। कार्तिक की माँ के अनुसार फिर ये दोनों मिलकर ये पैसा भी खर्च कर देते हैं। इसके बाद भी कार्तिक पर ये लोग ज़्यादा पैसे देने का दबाव बनाने लगते हैं, मगर अब कार्तिक की हिम्मत जवाब देने लगती है और वो अब पैसा देने से मना कर देता है। कार्तिक के माँ के अनुसार जब कार्तिक पैसा देने से मना कर देता है तो अप्सरा अपनी माँ के गहने पर कार्तिक के ऊपर दहेज का केस दर्ज करवा देती हैं। केस दर्ज होते ही पुलिस वाले कार्तिक को गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर उसे जेल में डाल दिया जाता है। 15 दिन बाद बेल मिलने के बाद जब कार्तिक बाहर आता है तो समाज में उसे काफ़ी ताने सुनने को मिलते हैं। कार्तिक इसी सबसे परेशान होकर एक दिन अपने ही हाथों से अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। जब कार्तिक की मौत की जानकारी अप्सरा और उसकी मां को मिलती है तो दोनों ज्वेलरी और पैसा लेकर रातों रात चुपके से हैदराबाद चले जाते हैं। कोई भी इन दोनों से संपर्क ना कर पाए, इसलिए ये अपना पुराना सिम बंद करवा कर न्यू सिम ले लेते हैं और यहीं हैदराबाद में रहते हुए अय्यागरी और अप्सरा की नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और फिर ये नज़दीकी बढ़ते बढ़ते अप्सरा की मौत पर जाकर ख़त्म होती है। अप्सरा और उसकी मां पर फर्जी केस उत्पीड़न का दर्ज करवाने एक मासूम लड़के की जान जाने की बात सामने आती है तो लोग अप्सरा के साथ हुई घटना को एक्ट ऑफ कर्मा का नाम देने लगते हैं। अब केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो अप्सरा का हत्या करने वाला अय्यागरी सलाखों के पीछे बंद है और मामला अदालत में चल रहा है। अब अय्यागरी को अदालत से क्या सजा मिलती है वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर शेयर भी करें। अगर अब तक आपने द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।